नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिकी सिंगर मैरी मिलवेन ने राहुल गांधी को लगाई फटकार, पीएम मोदी को बताया दूरदर्शी नेता। बिहार में एनडीए की प्रचंड वापसी होगी, जंगल राज नहीं लौटेगा, अमित शाह का दावा। चेन्नई में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के घर को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप। नासिक में पहली बार तेजस MK-1A की उड़ान, रक्षा मंत्री बोले गर्व से चौड़ा हुआ सीना। और पाकिस्तान में टीटीपी का फिदायीन हमला, 7 पाक सैनिक मरे, सेना ने हेलीकॉप्टर उतारे। और अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी पॉप सिंगर मैरी मिलवेन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया मंच पर राहुल गांधी के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से डरते हैं। मिलवेन ने कहा है कि पीएम मोदी ट्रंप से नहीं डरते बल्कि दीर्घकालिक रणनीति को समझते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ट्रंप अमेरिका के हितों को प्राथमिकता देते हैं, वैसे ही मोदी भारत के हितों की रक्षा कर रहे हैं। राष्ट्राध्यक्ष वही करते हैं जो उनके देश के लिए सही होता है। मिलवेन ने मोदी की अमेरिकी नीति और कूटनीति की भी सराहना की। उन्होंने राहुल के बयान को पूरी तरह से भ्रामक बताया। मिलवेन ने राहुल गांधी की सोच पर भी सवाल उठाए और उन्हें आई हेट इंडिया टूर से लौटने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राहुल में प्रधानमंत्री बनने की बुद्धि नहीं है और वे नेतृत्व को समझने में सक्षम नहीं हैं। आप जिस दौरे पर हैं उसके इकलौते दर्शक आप ही हैं। ये टिप्पणी राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं और उनके बयानों पर तंज के रूप में देखी जा रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर ट्रंप से डरने का आरोप लगाया था और 5 उदाहरण भी गिनाए थे। इनमें ट्रंप को बार बार बधाई देना, रूसी तेल मुद्दे पर चुप्पी, गाजा समझौते से हटना जैसे मुद्दे शामिल थे। बता दें कि मैरी मिलवेन पीएम मोदी की प्रशंसक रही हैं और उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर उनकी सराहना भी की है। साल 2023 में जब पीएम मोदी अमेरिकी यात्रा पर गए थे, तब मैरी ने एक कार्यक्रम में उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। उन्होंने भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को भी उनके कार्यक्रम में गाया था, जो काफी वायरल हुआ था। मिलवेन को भारतीय संस्कृति से लगाव है और वो भारत अमेरिका संबंधों की समर्थक भी मानी जाती हैं। उनका ये बयान भारत में राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। मैरी ने राहुल के आलोचनात्मक रुख को गैर जिम्मेदाराना बताया। उनका कहना है कि ये देश की गरिमा के अनुकूल नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सारण के तरैया में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनडीए इस बार राज्य में रिकॉर्ड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। शाह ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार की लड़ाई जंगल राज के खिलाफ है। एनडीए उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब 4-4 दिवाली मनाएगी, राम मंदिर, जीविका दीदी, जीएसटी और एनडीए की जीत की दिवाली। अमित शाह ने दावा किया है कि चुनाव प्रचार की शुरुआत जहां से होती है वहां से जीत की नींव रखी जाती है। शाह ने कहा है कि यूपीए शासनकाल में आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों का सफाया किया। उन्होंने अयोध्या और पुनौरा धाम में मंदिर निर्माण को सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक बताया। उन्होंने पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को बिहार के लिए स्थिर नेतृत्व बताया। अमित शाह ने कहा कि आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर दिखा दिया है कि वे फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि इस मंडल की एक भी सीट अगर लालू राहुल गठबंधन को गई तो बिहार फिर से उसी दौर में चला जाएगा। उन्होंने जनसभा में भारी भीड़ को देखकर एनडीए की जीत तय बताई। चेन्नई में शुक्रवार को हड़कंप मच गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के पोएस गार्डन स्थित आवास पर बम की धमकी मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीडीडीएस के साथ गहन जांच की और खोजी कुत्तों की मदद ली। शुरुआती जांच में पता चला कि ये धमकी अफवाह प्रतीत होती है। सिर्फ यही नहीं, प्रसिद्ध संगीत निर्देशक इलैयाराजा के टी नगर स्थित स्टूडियो को भी इसी तरह की धमकी भरा ईमेल मिला। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्टूडियो और आसपास के परिसर की तलाशी ली। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कोई विस्फोटक नहीं मिला और धमकी केवल अफवाह घोषित कर दी गई। चेन्नई पुलिस अब ईमेल के स्रोत की तलाश में है और धमकी भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
पुलिस का कहना है कि पिछले महीने से ऐसे कई धमकी भरे ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। ये मामला एक बार फिर ये याद दिलाता है कि साइबर धमकियों और अफवाहों के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चेन्नई में सुरक्षा बल अलर्ट मोड में है और जांच जारी है। आज नासिक की धरती पर एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नए उत्पादन केंद्र से तेजस MK-1A ने पहली बार उड़ान भरी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इस अद्भुत पल के गवाह बने और उनके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 10 से 12 सालों में भारत ने रक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस गति से आत्मनिर्भरता हासिल की है वो वाकई अद्भुत है। आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तेजस MK-1A एक 4.5 पीढ़ी का बहुभूमिका वाला लड़ाकू विमान है जो MiG-21 विमानों की जगह लेगा। इसमें बेहतर लड़ाकू एवियोनिक्स और हवा से हवा में ईंधन भरने की क्षमता जैसी उन्नत विशेषताएं हैं। ये विमान जमीनी और समुद्री हमलों दोनों के लिए सक्षम है और 64% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बना है। नासिक की इस तीसरी उत्पादन लाइन से सालाना 8 और विमान वायुसेना में शामिल होंगे, जिससे HAL की कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 24 विमान प्रतिवर्ष हो जाएगी। रक्षा मंत्री ने इसे आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा की उड़ान बताया। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइलें और एरोस्पेस उपकरण बनाए जा रहे हैं। पहले हम जो बाहर से खरीदते थे, अब वही चीजें देश में ही तैयार हो रही हैं और इस कदम से भारत का स्पेस और एयरक्राफ्ट उद्योग भी मजबूत हो रहा है। ये सिर्फ एक उड़ान नहीं है, बल्कि भारत की रक्षा और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की उड़ान है। नासिक से भारत ने ये संदेश दे दिया है कि अब हम अपने रक्षा के भविष्य को खुद तय करेंगे। इसी नासिक की धरती पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक गौरवशाली कैंपस भी राष्ट्र की रक्षा शक्ति को सिंबलाइज करता है, यानी उसका प्रतीक बनकर खड़ा है। और आज जब मैंने नासिक डिवीजन में तैयार किए गए सुखोई 30 LCA और STT-40 विमानों की उड़ान देखी तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनकी उड़ान रक्षा क्षेत्र में भारत की, मैं मानता हूं, मैं इस रूप में देख रहा था, यह भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है। यह भारत के सेल्फ रिलायंस की एक फ्लाइंग है। साथियों, नासिक में स्थित HAL का भी अपना एक बहुत ही गोल्डन हिस्ट्री है, स्वर्णिम इतिहास है। कभी यहां MiG-21 और MiG-27 जैसे दिग्गज फाइटर जेट्स का निर्माण और ओवरहॉल होता था, और आज यह संस्थान मॉडर्न सुखोई 30 और जेट्स का प्रोडक्शन हाउस बन चुका है। पिछले 6 दशकों से भी अधिक समय से HAL नासिक ने भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक स्ट्रांग पिलर की भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे उत्तरी वजीरिस्तान में आज सुबह खौफनाक फ़ियादीन हमला हुआ है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP ने पाकिस्तानी सेना के कैंप पर धावा बोलते हुए 7 सैनिकों की जान ले ली, जबकि 13 घायल हुए हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार हमला इस कदर संगठित था कि एक आत्मघाती हमलावर जारी जुंदुल्लाह ने विस्फोटकों से लदा ट्रक सीधे आर्मी कैंप की दीवार से टकरा दिया। इसके बाद कई अन्य आत्मघाती हमलावरों ने सैन्य अड्डे पर हमले कर दिए। TTP ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि उसकी खालिद बिन वलीद फ़ियादीन यूनिट ने तहरीक-ए-तालिबान गुल बहादुर के साथ मिलकर ये सुनियोजित हमला किया है। ये हमला पाकिस्तान द्वारा अफगान सीमा से सटे TTP ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने के जवाब में किया गया है। पाकिस्तान में बढ़ती हिंसा और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में सैन्य नेतृत्व और वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं और दोनों देशों के बीच तनाव, सीजफायर और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की जा रही है। खबर है कि पाकिस्तान और तालिबान सरकार के बीच युद्ध विराम आज शाम 6:30 बजे समाप्त हो रहा है। उत्तरी वजीरिस्तान की
ये घटना इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में हालात अभी भी बेहद संवेदनशील है और खतरनाक बने हुए हैं। खबरों में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इंफोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति और लेखिका सुधा मूर्ति की जाति जनगणना को लेकर की गई टिप्पणी को गलतफहमी बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सर्वेक्षण केवल पिछड़ी जातियों का नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नारायण और सुधा के बयान से ये प्रतीत होता है कि वे इस प्रक्रिया को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा, अगर वे नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। आपको बता दें कि मूर्ति दंपत्ति ने सर्वेक्षण फॉर्म में खुद को पिछड़े समुदाय का हिस्सा मानने से इनकार किया था। इस पर मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा, इंफोसिस का संस्थापक होने का मतलब ये नहीं है कि आप बृहस्पति हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सर्वेक्षण की असल मंशा को समझें। सिद्धरमैया ने आगे कहा कि सरकार की योजनाएं सभी वर्गों के लिए हैं, न कि केवल पिछड़ों के लिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि शक्ति योजना के तहत सभी महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल रही है, चाहे वे किसी भी जाति या फिर वर्ग की हों। इसी तरह गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें स्वर्ण महिलाएं भी शामिल हैं। बार बार स्पष्ट किया है कि ये सर्वेक्षण समावेशी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब केंद्र सरकार भी अब जाति जनगणना पर विचार कर रही है, तब मूर्ति दंपत्ति क्या जवाब देंगे। आज गुजरात में बड़ा राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने मंत्रिमंडल का बड़ा फेरबदल किया और इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि हर्ष संघवी को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। इस अहम बदलाव में कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें केवल 6 पुराने चेहरे को ही मौका दिया गया, यानी कि सरकार में अब नई जान फूंक दी गई है। विशेष बात यह है कि कांग्रेस छोड़कर इस साल बीजेपी में शामिल हुए अर्जुन मोढवाडिया को भी कैबिनेट में जगह मिली है। इससे साफ संकेत मिलता है कि पार्टी नए और बड़े नेताओं को मंच देने की रणनीति पर काम कर रही है। विश्लेषकों का मानना है कि संघवी का प्रमोशन उन्हें भविष्य के मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में स्थापित करने की तैयारी भी है। मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा गया। पाटीदार, ओबीसी और अन्य समुदायों को संतुलित तरीके से जगह दी गई है। नए मंत्रियों में जीतूभाई बाघाणी, नरेश पटेल और डॉक्टर प्रद्युमन वाजा जैसे नेताओं को शामिल किया गया, जो विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए अहम माने जा रहे हैं। इस बड़े फेरबदल के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार अब 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए नई ताकत और रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। अयोध्या से खबर, इस बार दीपोत्सव कुछ अलग ही रोमांच लेकर आ रहा है। इस दीपोत्सव में 28 लाख से ज्यादा दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राम की पेड़ी इस वर्ष इतनी जगमग होगी कि हर दिल में उत्सव की रोशनी समा जाएगी। सांस्कृतिक विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस भव्य आयोजन में भगवान श्री राम की अयोध्या लौटने की कथा को झांकियों के माध्यम से पूरी तरह से जीवंत किया जाएगा। रामलीला के प्रमुख दृश्य जैसे जन्म, स्वयंवर, रावण दहन और अयोध्या में स्वागत सभी झांकियों में दिखेंगे। अभी साकेत कॉलेज में इन झांकियों का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और राजा दशरथ की मूर्तियां और चित्रण तैयार किया जा रहा है। साथ ही रामचरित्र मानस के दोहे और पंक्तियां भी झांकियों में उकेरी जा रही हैं, जिससे हर दर्शक को कथा के भावों का एहसास होगा। तो तैयार हो जाइए, 19 अक्टूबर को अयोध्या की
गलियां, पेड़ी और घाट 28 लाख दीपों की रोशनी में डूबने वाले हैं। ये न केवल धार्मिक आस्था का उत्सव होगा, बल्कि भारतीय संस्कृति और भव्यता का विश्व रिकॉर्ड भी बना देगा। लखनऊ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने खुद को आईएएस अधिकारी बताकर कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया। आरोपी का नाम डॉक्टर विवेक मिश्रा है और वो पिछले 6 साल से पुलिस की नजर में था। अब तक उसने 150 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया और करीब 80 करोड़ रुपए ठग चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने खुद को 2014 बैच का आईएएस अधिकारी बताया और गुजरात सरकार में प्रधान सचिव होने का दावा किया। उसने अपने परिवार के फर्जी संबंधों का भी हवाला दिया। यहां तक जताया कि उसकी बहनें आईपीएस अधिकारी हैं। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर उसने कई फर्जी प्रोफाइल बनाई और लड़कियों को शादी के नाम पर अपने जाल में फंसाया। इतना ही नहीं, उसने कई वर्तमान आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम का भी गलत इस्तेमाल किया है। पुलिस अब उसके बैंक खातों और डिजिटल रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है। ये मामला एक बार फिर बताता है कि फर्जी आईएएस या आईपीएस बनकर ठगी का खेल तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सतर्कता और जांच कितनी जरूरी है, ये मामला उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। और खबरों में यहां लेंगे एक छोटा सा विराम। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। असमिया सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर पुलिस ने बड़ी अपडेट दी है। 19 सितंबर को समुद्र में तैरते हुए उनकी मौत हुई थी, जिसके बाद अफवाहों और अटकलों का दौर शुरू हो गया। इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए सिंगापुर पुलिस ने कहा है कि प्रारंभिक जांच में किसी गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर जनता से अपील की है कि वे झूठी जानकारी और अनुमान न फैलाएं। सिंगापुर और असम दोनों की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सिंगापुर पुलिस ने कहा है कि वे इस मामले की गहन और पेशेवर जांच में जुटे हुए हैं। सिंगापुर पुलिस ने साफ किया है कि जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट राज्य कोरोनर को सौंपी जाएगी, जो ये तय करेंगे कि मामले में कोरोनर जांच जरूरी है या नहीं। ये एक न्यायिक प्रक्रिया होती है जो मृत्यु की वजह और परिस्थितियों को स्पष्ट करती है। 1 अक्टूबर 2025 को जुबिन गर्ग की ऑटोप्सी रिपोर्ट और शुरुआती निष्कर्ष भारतीय उच्चायोग को सौंप दिए गए हैं। पुलिस ने जनता से धैर्य रखने की अपील की है। उन्होंने दोहराया कि इस संवेदनशील मामले में अफवाहों से बचना बेहद जरूरी है। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। पुलिस ने कहा कि हम निष्पक्ष और सटीक जांच के लिए प्रतिबद्ध हैं। फेमस कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर रेमो डिसूजा अब निर्देशन में एक बार फिर अपनी फिल्म डोंगरी के साथ लौट रहे हैं। इस फिल्म का पहला पोस्टर हाल ही में जारी किया गया। रेमो ने बताया कि ये फिल्म मुंबई के दिल में बसी एक इमोशनल, पावरफुल और एक्शन से भरपूर कहानी पर आधारित है। डोंगरी की शूटिंग फरवरी 2026 में शुरू होगी और 9 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होगी। फिल्म की कहानी उस दौर की है जब मुंबई गैंगवार और डॉन की दुनिया से जूझ रही थी। फिल्म में गैंगस्टरों की अपनी आपसी दुश्मनी और सत्ता की लड़ाई को दिखाया गया है। फिलहाल फिल्म की स्टार कास्ट तय नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। रेमो डिसूजा ने कहा है कि ये फिल्म एक ऐसी शैली से जुड़ी है जिससे वो हमेशा आकर्षित रहे हैं और इसकी स्क्रिप्ट उन्हें बेहद पसंद आई है। फिल्म का निर्माण संदीप सिंह और विशाल गुरनानी कर रहे हैं, जबकि सह निर्माता के तौर पर जूही पारेख मेहता, विक्की जैन और गोल्डन आवर प्रोडक्शन जुड़े हैं। मिलाप जावेरी ने बताया है कि इस फिल्म में दमदार डायलॉग्स, असली इमोशंस और रेमो का शानदार निर्देशन दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। डोंगरी में एक्शन, ड्रामा और संगीत का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलेगा।
संगीतकार जोड़ी सचिन जिगर फिल्म का म्यूजिक तैयार कर रही है। टीम का मानना है कि ये फिल्म दर्शकों को एक नया अनुभव देगी। रियलिटी शो राइज एंड फॉल का ग्रैंड फिनाले में अर्जुन विजलानी ने शानदार प्रदर्शन के दम पर इसे जीत लिया है। शो की मेजबानी अशनीर गोवर ने की। शो की शुरुआत 6 सितंबर को हुई थी और इसमें कंटेस्टेंट्स को कई कठिन टास्कों का सामना करना पड़ा। अर्जुन की जीत से उनके फैंस बेहद उत्साहित हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें परफेक्ट विनर बताया जा रहा है। फिनाले में आरुष भोला पहले रनर अप बने, जबकि अरबाज पटेल दूसरे रनर अप रहे। अर्जुन को विजेता बनने पर 28,10,000 रुपए की इनामी राशि दी गई। इंटरनल वोटिंग के आधार पर विजेता का चयन किया गया और अर्जुन को सबसे ज्यादा वोट मिले। अर्जुन ने हर चुनौती को आत्मविश्वास से पार किया और अपने विजेता बनने का हकदार साबित किया। जीत के बाद अर्जुन विजलानी ने मीडिया से बातचीत में अपनी सफलता का श्रेय अपनी पत्नी नेहा स्वामी को दिया। उन्होंने कैमरे के सामने नेहा पर प्यार जताते हुए कहा कि उनका सहयोग हमेशा प्रेरणादायक रहा है। अर्जुन ने कहा, अब मैं घर जाकर सिर्फ बिस्तर पर लेटना और अपने बेटे को गले लगाना चाहता हूं। शो में उनके साथ कई चर्चित चेहरे भी नजर आए थे, जिनमें धनश्री वर्मा, कीकू शारदा, आदित्य नारायण, कुब्रा सेठ, अहाना कुमरा और आकृति नेगी शामिल थे। फिनाले में धनश्री वर्मा, नयनदीप रक्षित और आकृति नेगी भी ट्रॉफी के लिए दौड़ में थे। शो का फॉर्मेट दर्शकों के बीच काफी पसंद किया गया, जिसने कंटेस्टेंट्स की मानसिक और शारीरिक ताकत की परीक्षा ली। क्या एक और ऐतिहासिक लम्हा विराट कोहली के बल्ले से निकलने वाला है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से पर्थ में हो रही है और फैंस को इस टक्कर का बेसब्री से इंतजार है। इस सीरीज में सबकी निगाहें विराट कोहली पर टिकी होंगी, जो एक ऐसे रिकॉर्ड के बेहद करीब हैं जिसे सालों से कोई नहीं तोड़ सका। सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में 49 और टेस्ट में 51 शतक बनाए थे। वहीं विराट कोहली वनडे में 51 शतक पहले ही बना चुके हैं और एक और शतक उन्हें इस फॉर्मेट का अकेला बादशाह बना देगा। कोहली अगर इस सीरीज में एक और सेंचुरी जड़ते हैं तो वो वनडे में 52 शतक के साथ विश्व रिकॉर्ड बना देंगे। ये सीरीज विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। मार्च के बाद पहली बार दोनों सीनियर खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे और ये भी साफ हो जाएगा कि वनडे फॉर्मेट में उनका भविष्य आगे क्या होगा। रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी छीन चुकी है और अब कमान शुभमन गिल के हाथों में है। कोहली ने भी टी20 और टेस्ट से दूरी बना ली है। ऐसे में वनडे ही उनके करियर की आखिरी रेखा साबित हो सकती है। फैंस अब कम ही उन्हें मैदान पर खेलते देख पाते हैं। वहीं कोहली के वनडे करियर पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि अब वे भारत में कम और विदेश में ज्यादा वक्त बिताते हैं। वे चुनिंदा सीरीज में ही खेलते हैं और ज्यादातर समय फैमिली के साथ रहते हैं। ऐसे में इस वनडे सीरीज में उनका प्रदर्शन भविष्य की दिशा तय कर सकता है। क्या वे एक और शानदार शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देंगे या फिर ये मौका किसी और दिन के लिए टल जाएगा? फैंस, चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट सभी की निगाहें विराट पर टिकी हैं। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया।